स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में आपका चल रहा है मोशनल ईएमएफ। क्या चल रहा है? मोशनल ईएमएफ। जब अपन किसी भी कंडक्टिंग रॉड है, डिस्क है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी है, उसको जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसमें देखो कि हमने क्या बताया अभी हमने आपको बताया, इससे पहले वाले लेक्चर को देखना, हमने उसमें बताया कि ईएमएफ जो है ना आपका, वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इससे पहले वाले में हमने आपको टॉपिक था अपना रॉड का था। किसका था? रॉड का। आज का जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे कि अगर हम डिस्क को रोटेट कराएं, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है। ये क्रॉस का मतलब समझते हो क्या? क्रॉस का मीन है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनवर्ट, अंदर की तरफ। ओके, और यहाँ हमने ले रखी है एक डिस्क। क्या ले रखी है यहाँ पे हमने? यार बोला तो बहुत बढ़िया बनना है। चलो, यहाँ हमने ले रखी है एक डिस्क, और इस डिस्क की रेडियस कितनी ले लेते हैं? इस डिस्क की रेडियस ले लेते हैं r। ओके, और इसका सेंटर कितना ले लेते हैं? o। और ये जो डिस्क है ना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस पे अपन चर्चा करेंगे आज। ओके, तो आपको पता ही है कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? phi suffix b इक्वल टू क्या होता है? ba cos थीटा। phi suffix b इक्वल टू क्या होता है? ba cos थीटा। ओके, अब ये थीटा क्या है? थीटा है आपका b एंड a के बिटवीन का एंगल। ठीक है ना? b की डायरेक्शन अभी भी बताई थी मैंने आपको, अंदर की तरफ है। ठीक है ना? परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। और ये जो डिस्क है ना, इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ। तो एंगल थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। एंगल थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। ओके, तो जब मैं थीटा के प्लेस पे आप 180 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा आपका ba cos 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका phi suffix b इक्वल टू माइनस का ba। माइनस कहां से आ गया? cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। ओके, ये तो आपको 10th 9th में सिखाई जाती है, तो पता हो गया आपको। अब अपन बात करेंगे फैराडे लॉ की, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ओके, फैराडे लॉ क्या है आपका? यहाँ लिख देना है फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ आपका E इक्वल टू होता है -k d∅b/dt। ओके, अच्छा, phi suffix b के प्लेस पे क्या पुट करोगे भाई? phi suffix b के प्लेस पे क्या पुट करोगे? -d/dt, और यहाँ माइनस का ba। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है कि b कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dA/dt। एरिया चेंज हो रहा है। अब आपको सर डिस्क थोड़ी ना कम ज्यादा हो रही है, डिस्क थोड़ी ना छोटी बड़ी हो रही है, एरिया कैसे चेंज हो रहा है? एरिया, कौन सा एरिया चेंज हो रहा है? अब आपको पता है जब ये रोटेट करेगी, घूमेगी, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एरिया है वो चेंज होगा। चेंज मतलब कम ज्यादा नहीं होगा। अरे यार, रोटेट करोगे तो उसमें, अब जैसे मान लो कि ये दो है आपकी, कैसे समझो, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो रोटेट करेगी ना, तो सबसे पहले 1 आई, फिर और आगे रोटेट करेगी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई ना इसमें। तो वैसे ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगी जब वो बार बार चक्कर काटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्क से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है ना, उसका एरिया इंक्रीज होगा।
अब यहाँ है क्या, डी अपॉन डी टी क्या है, डी अपॉन डी टी है आपका एरिया, डी अपॉन डी टी क्या है आपका एरिया क्रॉस्ड बाय डिस्क, एरिया क्रॉस्ड बाय डिस्क, एरिया क्रॉस्ड बाय डिस्क इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ओके, तो ये डी अपॉन डी टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता ही है एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ डिस्क इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एरिया ऑफ डिस्क कितना है पाई आर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ, एरिया की जगह अपन ए रख सकते हैं, ए एफ हो जाएगा, तो फिर ई कितना हो गया, देन ई हो जाएगा आपका कितना बी ए एफ। और आपको सर इससे पहले वाले लेक्चर में रॉड के लिए भी रॉड रोटेट कर रहे थे उसमें भी ये आया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आप सेम आगे क्या कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है, सेम आगे सेम चीजें चलना करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब वही सिस्टम है कि वही ए के प्लेस पे क्या पढ़ कर सकते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, एफ कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू बी, ए के प्लेस पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ एफ के प्लेस पे ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, E कितना बचेगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये और ये याद रखना डिस्क के लिए, किसके लिए है ये डिस्क के लिए। यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमेशा याद रखना, कैसे फाइंड करेंगे, डी अपॉन डी टी क्या है कि ये वो एरिया है जो डिस्क ने 1 सेकंड में पार किया है, एरिया क्रॉस्ड बाय डिस्क इन 1 सेकंड। ओके, एरिया ऑफ डिस्क इनटू फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते हैं इसको पाई आर स्क्वायर इनटू एफ, तो ये बी एफ हो जाएगा। फिर आपको ए रख देंगे, ए की प्लेस पे पाई आर स्क्वायर, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ, एफ के प्लेस पे हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये एफ की और ए की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आंसर ए की आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर अपन और आगे चलते हैं। ओके, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लिया करो ताकि टाइम खराब ना हो अपना। इसके बाद इसके बाद जो डेरिवेशन है ना वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ rectangular coil in uniform magnetic field। ओके, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। क्यों है, क्योंकि अपने घरों में जो एसी आती है ना अल्टरनेटिंग करंट, वो ठंडा रूम ठंडा करने वाली एसी नहीं, एसी मींस अल्टरनेटिव करंट जो आ रही है, इंडिया में एसी चल रही है हर जगह, ठीक है ना, घरों में सप्लाई आ रही है ना करंट की, वो एसी करंट अपना, तो उसका जो मतलब उसको बनाने का प्रोसेस है वो है। ओके, और इसी डेरिवेशन को हम डायरेक्ट कहाँ यूज करने वाले हैं 10th के चैप्टर में, एसी वाले चैप्टर में। तो वहां अगर अपन इसके डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे ना तो आप ये मत कहना सर ये कहाँ से आ गया, इसलिए इसको पूरा देख लेना, ये 10th वाले चैप्टर में काम देगा। ओके, तो है क्या ये है आपका, यहाँ हमने ये एन और ये एस, ये मैग्नेटिक पोल ले लिया हमने, क्या ले लिए मैग्नेटिक पोल,
और यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। क्या ले ली? रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। ओके, इसको नेम दे दिया PQRS। और ये जो कॉइल है ना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस डायरेक्शन में क्या होगा? B। क्यों? क्योंकि B की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होती है और ये हमने इसका एरिया वेक्टर ले लिया और दोनों के बिटवीन एंगल कितना ले लिया? थीटा ले लिया। तो इसमें करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, सॉरी क्या होता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ EMF फाइंड करना है सबसे पहले। ओके, तो कैसे फाइंड करें समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसका? पाई सफिक्स B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये वही है, B A cos थीटा ही है, वो हमने इनडायरेक्ट तरीके से लिख दिया। अब इसमें मान लो सपोज दैट ये जो कॉइल हम लोगों ने ले रखी है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। चक्रों की संख्या कितनी हो? n हो। तो ये हो जाएगा आपका NBA cos थीटा। ओके, अब आपको पता है थीटा भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ थीटा की जगह 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं रख सकते। अभी सपोज दैट कॉइल ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ से साउथ। अभी कॉइल ऐसे घूम रही है, ऐसे पूरा हाथ नहीं घूम सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है लगातार थीटा चेंज हो रहा है ना। तो लगातार जब थीटा चेंज होता है ना, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी होगी, ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 11th में। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ओके, तो फिर फाई सफिक्स b क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो d फाई b अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। डिफरेंशिएशन आता है क्या आपको? मैं बताता हूँ। देखो, n अपनी जगह है, b अपनी जगह है, a अपनी जगह है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस आ गया और ये साइन आ गया। cos ओमेगा t है ना, तो साइन ओमेगा t। अब आपको सर ये ओमेगा कहाँ से आ गया बीच में? तो आप ऐसे समझो कि जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई और होता है। ओके, डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है आपको तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए डिफरेंशिएशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ देखो, ये आ गया। और फैराडे लॉ क्या कहता है अपना? फैराडेज लॉ कहता है E इक्वल टू होता है माइनस का d फाई b अपॉन dt। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। देखो ये d फाई b अपॉन dt तो है ये, तो फिर E कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये है आपका क्या? इंड्यूस्ड EMF। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यहाँ के लिए भी। और इस साल 2020 में तो आया था ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम में, 2020 में आया था। मैंने बच्चों को बताया भी था क्लास में कि इसको तैयार कर लेना, ये इस साल आएगा और आ गया ये इस साल। ठीक है ना, अच्छा डेरिवेशन है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? E इक्वल टू कर लिया E0 साइन ओमेगा टी। अरे सर ये E0 क्या है? E0 जो है ना आपका वो है ये जो नंबर लिखे ना NBA ओमेगा, इन सबको हमने E0 ले लिया। E0 जो है ना आपकी वो है आपकी पीक वैल्यू। क्या है? पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू समझते हो ना? पीक वैल्यू मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू ही क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले में साइन आ गया है और साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। या 1 पुट करो तो यही बचेगा। ओके, अब बात करते हैं करंट की। तो करंट अगर मान लो कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो कॉइल ले रखी है इसकी रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है तो I करंट होता है E/R। करंट कितना होता है? E/R। E के प्लस पे क्या पुट करोगे? E0 sin ओमेगा t अपॉन R। ओके, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा t। ओके,
आई जीरो क्या आपका, आई जीरो है ई जीरो अपॉन आर, आई जीरो क्या है ई जीरो अपॉन आर। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ईएमएफ, और ये आपका करंट हो गया, और यही दोनों इक्वेशन जो है ना, सॉरी ये ओके, ये नहीं, तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया और ये आपका करंट हो गया। यही दोनों इक्वेशंस जो है ना आपको नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, तो वहां याद रखना, वहां ये मत कहना सर ये कहां से लिख दिया आपने डायरेक्ट, तो वो यही से उठ जाते हैं। हालांकि मैं वहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूंगा इस डेरिवेशन का, ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो आपको पता है साइन है दोनों में, तो इसका ग्राफ जो आएगा कैसे आएगा, साइन के जैसे ही आएगा। इधर चाहो तो ई रख लो, इधर रख लो टी, और इसी में अगर अपन आई का खींचना चाहें तो आई का थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आई में रेजिस्टेंस का डिवाइड हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी वो ई जीरो की होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो आई जीरो की होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो माइनस ई जीरो की होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो माइनस आई जीरो की होगी। ये इक्वेशन है ई का, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, और ये डॉट डॉट वाला इक्वेशन है आई का, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ओके, ये इसका अगर अपन ग्राफ खींचना है तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। ये ई जीरो जो है ना वो ईएमएफ की पीक वैल्यू है, और आई जीरो जो है ना आपकी वो करंट की पीक वैल्यू है। और आई थिंक आपको ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, चलो देख लेना, ठीक है ना। ओके, देख लिया, चलो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए